सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अध्यक्ष जी, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार बनने वाली सरकार ने जो स्वदेशी की तरह स्वदेशी का बजट प्रस्तुत किया है, इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए मैं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी को मैं सलाम करता हूं। अध्यक्ष जी, राजनैतिक क्षेत्र में जो भरोसे का संकट पैदा हुआ, पहली बार इस बजट ने देश को एहसास कराया है कि राजनीतिक क्षेत्र में भरोसे का संकट समाप्त करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी की सरकार काम कर रही है। 2014 में जब पहली बार सरकार बनी थी तो प्रधानमंत्री जी संसद भवन के सामने माथा टेक कर इस बात का संकल्प किए थे कि ये सरकार गांव, गरीब, किसान तथा सेना के जवान के लिए समर्पित सरकार होगी। 5 साल की चलने वाली सरकार ने गांव में रहने वाले गरीबों के मन में भरोसा पैदा किया है। जो गरीब एक शौचालय के लिए तरसता था, जहां जाते हैं देखते हैं गरीब के घर के सामने एक शौचालय दिखता है तो उसको लगता है कि कोई सरकार हमारी चिंता करती है और हमारे घर के सामने एक शौचालय भी बनाती है। आजादी के लड़ाई के दिनों में जब मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, अध्यक्ष जी, आजादी मिलने वाली थी, तो गांधी जी ने कहा, आजादी में लड़ने वाले लोगों के सामने कहा, आजाद देश, स्वतंत्र देश, स्वच्छ देश और स्वस्थ देश वही स्वतंत्र देश होगा। उसके लिए काम किया नरेंद्र भाई मोदी ने। मैं कह सकता हूं कि गुजरात की धरती को नमन करता हूं कि संसदीय राजनीति के बाहर बापू मोहनदास करमचंद गांधी को पैदा किया। उतना बड़ा नेता अभी कोई नहीं पैदा, लेकिन संसदीय राजनीति के भीतर उसी गुजरात का सपूत नरेंद्र भाई मोदी पैदा हुआ, जो संसदीय राजनीति के भीतर इतना बड़ा कोई राजनेता अभी तक नहीं पैदा हुआ। मैं इंदिरा गांधी को भी कहता हूं, सरदार पटेल को आप लोग वहां पहुंचने नहीं दिए। वो लोग हम बताएंगे, अभी बताएंगे, हमको डिस्टर्ब मत करिए बाबा, हमको बोलने दो, बताएंगे, अभी बताएंगे। रहो, अभी तो शुरू किए, तभी कल शुरू कर दिए। अध्यक्ष जी, आपके ही सामने करके बोलूंगा, इन लोगों से कह दीजिए मेरे सामने करके मत बोले। अध्यक्ष जी, गरीब के मन में ये भरोसा पैदा हुआ है। भरोसे का संकट देश के राजनीति में कहां से पैदा हुआ? देश में भरोसे का संकट संसदीय राजनीति में इसलिए पैदा हुआ है, इसलिए पैदा हुआ था कि कहते कुछ हैं, करते कुछ है, दिखता कुछ है। हिंदुस्तान में किसान हूं, हिंदुस्तान के किसानों के मन में पहली बार पैदा हुआ है मन में भरोसा कि कोई सरकार जो कहती है, करती है, वो दिखता है। और उसका परिणाम आया है 2019 में। इस बात को कह सकते हैं, संसदीय राजनीति में विरोध करना तो लोकतंत्र को मजबूत करने का एक सबसे बड़ा आधार है, और अपोज करेंगे तभी लोकतंत्र मजबूत है। लेकिन दुख इस बात का है कि अपोज करने की ताकत खत्म हो गई। हमको लगता है कि हम ही लोगों को पैदा करने पड़ेगा ये भी। अध्यक्ष जी, किसानों के मन में भरोसा पैदा हुआ है, उसके उत्पादन की लाभकारी कीमत देने का कानून इस संसद ने बनाया है नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। पहली बार किसी सरकार ने हिंदुस्तान के किसानों के खाते में 6,000 रुपया देने का फैसला किया। कुछ लोग कहते हैं ये कम है। जिन लोगों ने, अध्यक्ष जी, 6 पैसा कभी किसानों को नहीं दिया, वो लोग कहते हैं कम है। उसका विश्लेषण जानना चाहिए। खतौनी में 1 बीघे खेत वाले का, 1 कट्ठा 1 बिस्वा खेत वाले का अगर 10 भाई का नाम है
तो 10 भाई को 6-6 हजार रुपया मिलेगा। क्या बात है। इस बात को जानना चाहिए अधीर जी। उसका विश्लेषण क्या है? उसका विश्लेषण ये है कि भूमिहीन किसान अगर अपने परिश्रम के पसीने से एक भी खेत खरीदा है, उसके 6 भाई हैं तो उसको 36,000 रुपया सालाना मिलने वाला है। क्या बात है। इस बात का विश्लेषण, आप तो 15 रुपया रोज मजदूरी जोड़ते हैं ना, मैं किसान हूं, इसको बात को जोड़ के जानता हूं ना। ये पहली सरकार है जो हिंदुस्तान के किसानों को गोबर के खाद पर सब्सिडी देने का ऐलान किया। मैं सभी सदन के भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपने संसदीय क्षेत्र में गोबर के खाद पर सब्सिडी देने का प्रावधान जो सरकार ने लागू किया है, अपने संसदीय क्षेत्र में सभी लोगों को उसको लाभकारी तो बनाओ। किसान के सवाल पर मतभेद मत पैदा करो। किसान के सवाल, ये देश किसानों का है, ये देश कृषि प्रधान देश है। इसीलिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा, एक मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म दूसरों की इस भलाई सहयोग होना चाहिए जो एक संपन्न राष्ट्र का निर्माण करता है। किसान केवल अपने खाता ही नहीं है, खिलाता भी। जब यूरोप के देशों में ये आंदोलन चल रहा था कि कमाने वाले खाएंगे, लूटने वाले जाएंगे, तो भारत में आंदोलन चल रहा था कि हम खाते ही नहीं हैं, खिलाते भी हैं, लूटने वाले जरूर जाना चाहिए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं अध्यक्ष जी, पहले भदोही से 3 बार सांसद था और बलिया से सांसद। पार्टी ने आदेश किया, मैं बलिया से हूं। माननीय मुलायम सिंह जी उपस्थित है, बलिया को ठीक से जानते हैं। वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का क्षेत्र था। मैं वहीं से सांसद अब की बना हूं। मेरा जन्मभूमि भी वहीं है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का गांव और मेरा गांव अगल बगल है। ऐतिहासिक भूमि है बलिया। देश 1947 में आजाद हुआ था धीर जी, लेकिन मेरा बलिया 1942 में आजाद हुआ था। और इसलिए आजाद हुआ था कि वहां के गांव में रहने वाले किसान, वहां के गांव में रहने वाले कामगार देश की आजादी की लड़ाई के लिए 1942 में बलिदान दिए थे। और आज भी जितनी जागरूकता, राजनीतिक जागरूकता है, इस बात को आप चल सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा गांव और जयप्रकाश नारायण जी का गांव एक ही गांव है। मुलायम सिंह जी गए, सीता दिया, आप भी गए, हमारे संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी गए हैं, बहुत सारे लोग गए हैं। और जिस सपना को चंद्रशेखर जी ने पदयात्रा के दौरान जो सपना देखा था, पानी पीने का सवाल, उन्होंने कहा था कि इस देश में, दुनिया में लगता है कि कभी पानी के सवाल पर विश्व युद्ध होगा। उस कठिनाई को सबसे पहले समझा है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने समझा है। जल संरक्षण का काम सबसे पहले भारत सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर शुरू हुआ। मैं पिछले 3 साल के कार्यकाल में सभापति महोदय, जब मैं भदोही से सांसद था, एक 67 किलोमीटर की एक नदी सूख गई थी, मोरवा नदी। उसको तलहटी से तिलक लगकर अपने श्रमदान करके, सभी अधिकारियों को श्रमदान करके उसमें पानी प्रवाह कराया मोरवा नदी में। आज भी 5 फीट पानी वहां देखने को मिल सकता है। क्या बात है। मैंने वहां तालाब खुदवाए और आपसे मैं कह सकता हूं कि जो पानी में प्रदूषण है, जो पानी में आर्सेनिक है, अगर हम तालाब खुदवा देंगे, सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में प्राकृतिक जल प्रवाह को जीवंत कर देंगे, किसी पानी में कोई प्रदूषण नहीं रहने वाला है। और तलहटी खुदवाएंगे, बालू तक जाएंगे तो पानी स्वाभाविक तौर पर ऊपर आ जाता है। मैं अपने प्रयोग में इस बात को देखा है। सभापति महोदय, बलिया वह क्षेत्र है जहां आज भी मैंने काम शुरू किया है। सुरहा ताल दुनिया का प्रसिद्ध ताल है, उसकी खुदाई शुरू कराने वाला हूं शनिवार से। एक ऐसा कटहर नाला है जो 6 महीना उत्तर की तरफ चलता है, 6 महीना दक्षिण की तरफ चलता है, उसका खुदाई करवाऊंगा। द्वाबा में भागड़ नाला, बहुत से घाघरा, गंगा और तमसा के बीच में बसने वाला बलिया। बलिया इसलिए 1942 में आंदोलन में पहले आजाद हो गया सभापति महोदय, गांधी जी का वहां कम आना जाना था, सुभाष बाबू का आना जाना ज्यादा था, सुभाष चंद्र बोस का आना जाना ज्यादा था। वहां जयप्रकाश नारायण से सुभाष चंद्र बोस की पारिवारिक संबंध थे, कुछ रिश्तेदारियां भी थी दूर से। और इसीलिए 1942 में, 1941 में जब सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के द्वारा नजरबंद कर दिए गए थे, तो बलिया में आकर चुपके से रहते थे जयप्रकाश नारायण के यहाँ।
और किसानों के बीच में जाकर काम करते थे। उसी का परिणाम हुआ कि 1942 में देश को आजाद करने का रास्ता बलिया ने दिखा दिया था। बलिया विद्रोह की धरती है। बलिया विद्रोह की धरती इसलिए है कि वहां ऋषियों मुनियों में भी विद्रोह की ताकत है महाराज जी। भृगु बाबा की धरती है। भृगु बाबा ने क्रोध में विष्णु भगवान के छाती पर लात मारा था, और उसी विद्रोह की प्रेरणा आज भी बलिया के लोगों को मिलती रहती है। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार टाउन हॉल के मैदान के मीटिंग में कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते उन्होंने कहा था। क्या बदविधाता का विधान है। दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष अमित भाई उसी बलिया के धरती पर कहा कि तुम मुझे समर्थन दो, मैं तुम्हें सुशासन दूंगा। क्या बात है। जहां सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दुनिया के सबसे बड़े पार्टी का अध्यक्ष अमित भाई ने वही कहा कि तुम मुझे समर्थन दो, मैं तुम्हें सुशासन दूंगा। उसी सुशासन का प्रमाण पत्र है ये बजट। उसी सुशासन का प्रमाण पत्र ये दस्तावेज है बजट। गांव गरीब किसान उसी का समर्थन का ये बजट है। सभापति महोदय, इसी संसद में राम मनोहर लोहिया होते थे। क्या बात है। जीत के आए थे, कम वोट से जीत के आए थे। मुलायम सिंह जी उनके उपस्थित है, संचालन चुनाव का कर रहे थे। कम वोट से जीत कर आए थे तो जो यहां लोग बैठे हैं वहां बैठते थे। जब शपथ वहां लेने लगे लोहिया जी कि कितने वोट से जीते, उन पर ताना मारते थे ये लोग ना। पहले अभी विपक्ष की ताकत नहीं बनी है। यहां बैठते थे तो लोहिया जी पर ताना मारे, कितने वोट से जीते हो, तो लोहिया जी ने कहा तुम लोग जितने हो उसके दूना वोट से जीते। 336 या 40 संख्या थी, वो जीते थे 1200 से। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग जितने हो उसके दूना से ज्यादा वोट से जीते। इसी संसद में राम मनोहर लोहिया ने कहा था, इंदिरा गांधी वहां बैठी थी, कि इंदिरा गांधी तुम यदि हिंदुस्तान के महिलाओं को धुआं रहित चूल्हा दे दो, तुम यदि हिंदुस्तान के महिलाओं के लिए बापर्दा पखाना दे दो, तो 25 साल तक तुमको कोई प्रधानमंत्री पद से हटा नहीं सकता। लोहिया ने कहा था, संसद की कार्रवाई उठाकर देख लो। मुलायम सिंह जी इस बात को जानते होंगे। ये किसने किया? इस काम को किसने किया? सभापति महोदय, इस काम को किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। कोई महिलाओं को धुआं रहित चूल्हा नहीं दिया, कोई बापर्दा पखाना नहीं दिया। बहुत अरसे के बाद किसी प्रधानमंत्री ने देश के माताओं बहनों के लिए धुआं रहित चूल्हा दिया, उसका नाम है नरेंद्र भाई। बहुत दिनों के बाद बापर्दा पखाना महिलाओं के लिए दिया, माताओं बहनों के लिए दिया, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। हाँ, अभी आने देते हैं सब। इसलिए मैं कहता हूं कि राम मनोहर लोहिया का कहना यदि सही है, सभापति महोदय, मुलायम सिंह जी सही मानते हैं ना राम मनोहर लोहिया की बात को? आप लोग सही मानते हैं ना? सही मानते कि नहीं मानते? हाँ, मानते हैं ना। सब लोग मानते हैं ना? यदि राम मनोहर लोहिया की बात सही है सभापति महोदय, तो नरेंद्र भाई मोदी को तो 25 साल तक प्रधानमंत्री रहना चाहिए ना। इसलिए एक मिनट, मुलायम सिंह जी ने तो पहले, इसलिए मैं मुलायम सिंह जी को लोहिया का, राम मनोहर लोहिया का असली वारिस मानता हूं। असली वारिस मैं राम मनोहर लोहिया का मुलायम सिंह जी को मानता हूं, क्योंकि सभापति महोदय, जब इसके पहले की लोकसभा का 17 दान हो रहा था, समापन भाषण में हमारे मित्र मुलायम सिंह जी कुश्ती के खिलाड़ी हैं, इसलिए बहुत हमारा दिली प्रेम है इनसे, है ना? होगा भी। इन्होंने कहा वहीं खड़ा होके कि मैं चाहता हूं कि लोहिया के सपनों को साकार किया है नरेंद्र भाई मोदी ने, इसलिए मैं चाहता हूं कि नरेंद्र भाई पुनः प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कहे थे ना? इसलिए मैं आपको सलाम करता हूं कि आप इसीलिए लोहिया के असली वारिस हैं। लेकिन क्या करेंगे?
लोहिया के विचार पर चलने वाले लोग भटक गए। मैं कभी कहता था सभापति महोदय, आप शायद नहीं जानते, बिहार में हाथी का मेला लगता है, लेकिन मुलायम सिंह के सब अनुयायियों ने ऐसा किया कि रामचंद्र जी बैठ जा, एक मेला फिर से लखनऊ में हाथी का मेला लगने लगा। यहाँ एक चले गए महानवर, बहुत बोलते हैं, हाथी खरीदते हैं लोग, लखनऊ से चलते हैं सभापति महोदय, लेकिन आते आते जौनपुर तक फोन आता है कि तुम हाथी के मालिक नहीं रहे, और फिर लौट जाते हैं। तो ये आपके संघर्ष के प्रभाव से सोनपुर का मेला फिर से इस बार लखनऊ में लगने लगा, लेकिन गरीबों के परिश्रम के पसीने के ताकत ने उस हाथी के मेला को फिर से उजाड़ दिया है, भविष्य में भी उजड़ ही जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जब किसानों के खाते में पैसे जाते हैं, जब किसानों के उत्पादन की लाभकारी कीमत मिलते हैं, जब प्रधानमंत्री सड़क योजना गांव से खेत को जोड़ने के मिलते हैं, पावर फॉर ऑल, जब हर गांव को बिजली लगने की बात आती, जब 5 लाख रुपया गरीबों को दवा कराने के लिए मिलता है। मैं अभी अपने क्षेत्र में गया था, 2000 लोगों को कार्ड बांटा। वो कार्ड लेकर एक बुढ़िया जा रही थी तो लग रहा था कि उसको 5 लाख का ड्राफ्ट मिल गया। अरे वाह। और कह रही थी कि ये वही जान सकता है जो गरीब मां का बेटा है। मेरे आंख भर गए और मैंने कहा कि धन्य हो नरेंद्र भाई मोदी, तुमने गरीबों के आंख को समझा है, गरीबों की गरीबी को समझा है। दवा के अभाव में दम तोड़ देते थे लोग, लेकिन इस बात की प्रशंसा विपक्ष में रहते हुए भी आपको करना चाहिए कि पहली बार लोगों को लगा है, किसी गरीब को, कि कोई सरकार हमारे गरीबी की आंख को भी सुनने वाली है, समझने वाली है। ये पहली बार लगा है। ये हिंदुस्तान में जल संरक्षण का काम चल रहा है, कहां से पैसा आता है? यहां शशि थरूर किसान की बात कर रहे थे। सभापति महोदय, शशि थरूर जब किसान की बात कर रहे थे तो मैं यहीं बैठा था। एक बिहार में लोकगीत गाने वाले थे पहले, भिखारी ठाकुर, जानते हैं ना भिखारी ठाकुर, बिहार के भिखारी ठाकुर रहे हैं ना, विदेशिया का गीत गाते थे। शशि थरूर बात कर रहे थे सभापति महोदय किसान की, तो मुझे लगा एक अंग्रेजी फिल्म में भूमिका करने वाली कोई हीरोइन विदेशिया की, भिखारी ठाकुर की विदेशिया के गीत गा रही है, जो गीत गा। हाँ, हम बाबू न, हम नहीं कहते किसान। Honorable member, no interruption. You address the chair. Please, you address the chair. Please, sit down, sit down, sit down, sit down. Honorable member, you address the chair, please. You address the chair, please. No, बैठो ना। No more interruption, please. Honorable member, please, you address the chair. Honorable member, please address your chair. हम कहाँ आपको मना किए हैं कि मेरी जैसे शरीर आप मत बनाइए। ये प्रकृति ने हमको, प्रकृति ने दिया है तो हम क्या करें, आपको दे दें? ये देने वाली चीज तो है नहीं, वो करें कि सर यार शरीर हम लिए हैं तो हम क्या करें, भगवान ने हमको बना दिया तो हम क्या करें? मुलायम सिंह जी पूछ लीजिए। ये शरीर बड़ा तपस्या से बनी है, तप से बनी है, ऐसे नहीं बनती है। और आप पगड़ी बांध के आए हैं, आपको बहुत अच्छा लगते हैं। पगड़ी बांधने वालों को मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन ये मत जान लीजिए पगड़ी बांधने वाले से मैं डरने वाला हूं। किसान डरता उड़ता नहीं। इसलिए बाबा बोलने दो थोड़ा ना। ये बजट भविष्य में भारत की समृद्धि बढ़ाने वाला बजट, वर्तमान के चुनौतियों के समाधान करने वाला बजट, और भविष्य में जो चुनौतियां आएंगी
उसका समाधान करेगा। अतीत में जो गलतियां हैं उसको सुधारने का संकेत ये इस बजट ने दिया। अध्यक्ष जी, मैं इस बात को कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में गांव, गरीब, किसान, सेना के जवान के लिए समर्पित ये सरकार ने देश में एक भरोसा पैदा किया और इसीलिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि जयप्रकाश नारायण के गांव पर शताब्दी आरा में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अमित भाई शाह के मार्गदर्शन में जो स्मारक बनाया है, उस संचालन मंडल के सदस्य माननीय मुलायम सिंह जी भी हैं। उस स्मारक को जाकर देखेंगे तो सभी लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं। मैं उस संस्था का चेयरमैन हूं। वहां एक अद्भुत तरह का पंचायत की जो अवधारणा थी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की, उस अवधारणा के आधार पर एक पंचायत विमर्श केंद्र बन रहा है। एक इस तरह का केंद्र बन रहा है कि किसानों के समृद्धि के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका विमर्श केंद्र बन रहा है। ये सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके गांव में बनने वाला राष्ट्रीय स्मारक है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जिस सपना देखा था, जिस भारत का, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने जो सपना देखा था, माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी ने जो सपना देखा था भारत का, इस बजट में वह सपना साकार हो रहा है और यह बजट ऐसे भारत के बनने का संकेत कर रहा है। इस बजट से किसानों के मन में जो भरोसा पैदा हुआ है, किसानों की आमदनी जब बढ़ेगी 2022 तक जरूर दोगुनी हो जाएगी। एक किसान होने के नाते मैं कह सकता हूं कि किसानों के जेब में, सभापति महोदय, जब पैसे नहीं रहेंगे, खरीदने की ताकत नहीं होगी, तो दिल्ली और बंबई और चेन्नई के दुकानों पर रौनक नहीं होगी। इसीलिए इस सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट के प्रस्तुतिकरण में यह बात साफ साफ है। मैं यहाँ वित्त राज्य मंत्री बैठे हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि परिश्रम के पसीना को सूखने से पहले उनकी परिश्रम की पारिश्रमिक मिल जाएगी, यह उपाय आपने बजट में किया है। परिश्रम की पसीने की कीमत को कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता है, सभापति महोदय। प्लीज कंक्लूड नाउ। आप यहाँ रहते कुछ दूसरा करते, वहां रहते दूसरा करते। Your party gave a long list. Lot of members have to speak. ठीक है, Please conclude now. इसलिए मैं अपने बात को पूरा करते हुए आपसे मैं कह सकता हूं, अपने बात को मैं पूरा करते हुए आपसे कह सकता हूं कि खेतों को संवारा तो संवरते हुए खुद भी, खेतों को संवारा तो संवरते हुए खुद भी, फसलों को उभारा तो उभरते हुए खुद भी, फितरत को निखारा तो निखरते हुए खुद भी, नित अपने बनाए हुए सांचों में ढलेंगे। हम जिंदा थे, हम जिंदा है, हम जिंदा ही रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं सभापति महोदय, और उसको पहचाना है भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने और वित्त मंत्रालय ने, जो शान से जीता है वही किसान होता है। बात है। और इसीलिए किसान, जवान, पहलवान सब एक ही जाति के होते हैं। ये नहीं व्याख्या है। हाँ, किसान, जवान, पहलवान एक ही जाति के होते हैं। और आने वाला भारत जिस तरीके से भारत की सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रही है, पहली बार ये लग रहा है कि हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांव में रहने वाला भारत, ये गांव की चिंता कर रही है सरकार, गरीब की चिंता कर रही है सरकार, किसान की चिंता कर रही है सरकार। और देखें 2019 के चुनाव में खेत खलिहान में रहने वाले किसानों ने लाठी लेकर लोगों को कहा कि चलो मतदान करो, ये हमारे बीच का रहने वाला है। प्लीज कंक्लूड नाउ। मैं कंक्लूड करता हूं और इसलिए आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, ये विपक्ष के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, विरोध करो टू अपोज इज डेमोक्रेसी। अपोज से ही डेमोक्रेसी को ताकत मिलता है।
लेकिन किसान के सवाल पर, हिंदुस्तान के गांव के सवाल पर कम से कम एक मत रहो। मेरे समझ से यह अगर एक मत रहे तो किसान की और गांव की और गरीब के लोगों की समृद्धि के मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा सहायता मिल सकता है। शासन ही सब कुछ करेगा ऐसा मैं इस बात को मैं सहमत नहीं हूं। समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा। Honorable member नमो नागेश्वर राव, एक मिनट अपनी बात पूरा करता हूं। नमो नागेश्वर राव, भारतीय लोकतंत्र में मैंने जो समझा है, शासन, प्रशासन और समाज मिलकर नागेश्वर राव, देश को समृद्धि तक पहुंचा सकते हैं। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं।